और बडीज कैसे हो? तो हम आत्मनिर्भर के दूसरे एपिसोड में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम बिहार से आए निर्भय से बात कर रहे हैं। ये मशरूम से रिलेटेड बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो आज उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं निर्भय कहाँ तक पहुंचे। अच्छा निर्भय, पिछली बार जब हमारी बात हुई तो आपने भी कुछ होमवर्क किया, थोड़ा सा होमवर्क हमारी टीम ने भी किया। हमारी टीम ने भी एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी निकाली जो ऑलरेडी ये काम अच्छे से कर चुके हैं, तो मैं उनका नंबर आपको दूंगा। वो ओमकार इंडिया मध्य प्रदेश में ओनर है, उनका नाम है ओमकार गोस्वामी। आप इनसे बात करिए। जी सर। कल दोपहर को आप इनको कॉल कर लीजिए, ये आपकी कॉल सुनकर आपसे सारी बातें कर सकते हैं और आपको जितने प्रश्न है वो सारे आपको जवाब दे पाएंगे। तो एक तरीके से ये हुए एक इंडस्ट्री मेंटर, जो आपको एक चीज समझा पाए कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्या क्या परेशानियां हैं, जो जो हम अभी बात कर रहे हैं वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो एक बार आप इनसे बात करिए। इनका आप नंबर बेशक लिख लीजिए 90742। तो आप इनसे बात करोगे थोड़ा समझ आएगा, क्योंकि हम जब हम बच्चों से भी बात करते हैं सीबीसी के जरिए, सारी चीज की जानकारी तो हमारे पास होती नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि जो इंडस्ट्री वाला पर्सन है जिसको ये नॉलेज है उसको हम आपके साथ लेकर आ पाए और कोशिश करा पाए कि आप कुछ ज्यादा सीख पाओ। तो आशा करूंगा कि आप इनसे बात करके कुछ सीख पाओगे और अगली बार जब आप मुझसे बात करेंगे तो थोड़ा सा आप और नॉलेज को यूज करके बात करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले निर्भय मुझे ये बताओ कि हमारी लास्ट में बात क्या हुई थी? सर उसमें हम लोग का ये हुआ था कि मशरूम कल्टीवेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे और वो कैसे लोगों को एक रोजगार का सृजन उसके माध्यम से किया जा सकता है। और उसमें यही टास्क दिया गया था कि उसको मार्केट एनालिसिस करके लाना है और मार्केट को समझना है, एग्जैक्टली रेट क्या है उसको समझना है और उसमें क्या क्या परेशानियां है, उससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, यही सब चीज़ों पे मुझे मूल्यांकन करने को कहा गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप फिर गए मार्केट में, क्या बात हुआ? सर कैसे सबसे बनी? पहले मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं जिस रूम में रहता हूँ वो यहाँ के लोकल, उनसे मैं बात किया कि मशरूम के बारे में आप क्या जानते हैं। हाँ, तो सर वहाँ वो निजी मतलब उनको कुछ नहीं पता है और वो मशरूम को एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे पहला बात कहना है कि मशरूम को जब हम लोग परचेज करके लाते हैं और उसको बनाते हैं तो उसका वेट साफ आधा चला जाता है, मतलब जितना हम परचेज करते हैं और जो एग्जैक्टली हमारा वेट आता है तो आधा का डिवाइडेशन हो जाता है वहाँ पर। अच्छा। तो इसलिए मशरूम को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये इजीली मिल नहीं पाता है। उसके बाद अब दूसरे दिन मैं क्या किया था कि जितने भी इधर लोकल मेस खुले हैं, मेस में पूछा कि आप लोग मशरूम का मतलब यहाँ पे क्यों सब्जी नहीं बनाते हैं, मशरूम को क्यों कंजप्शन आपके मेस में नहीं है। तो उन लोग का भी यही मतलब बात था सर कि आधा वेट का जो डिफरेंस आता है उसमें उन लोगों ने बोला कि वेट का डिफरेंस है और इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ से मंडे मार्केट है बालाजी मंदिर के तरफ, वहाँ पे गया था। वहाँ पे बात किया तो वहाँ पे मशरूम तो अवेलेबल है, लेकिन जो हम प्राइस सोचे थे उससे भी डाउन वहाँ प्राइस है। वहाँ पे एग्जैक्टली 100 रुपये केजी प्राइस है। अरे अच्छा। 100 रुपये केजी है, तो सर जब हम मार्केटिंग करेंगे तो हमको 100 से नीचे जाना होगा। तो मैं जो अपना इसके अनुसार अनुमान लगा कर ये देखा कि हमको कंपोस्टिंग और जो भी मतलब हमारा मशरूम प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट होगा उसको कम से कम करना होगा। एक काम करते हैं। ये अच्छा हुआ। तो आप खुश हुए जाकर, मार्केट में जाकर कुछ समझे? जी समझे तो क्या चीज है क्या थोड़ा सा नहीं जो है। दिमाग में पहले एक ब्लॉकेज था, मुझे याद है आप बोल रहे थे कि 200 रुपए 200 का रेट है जो हम सोच रहे हैं दिया जाए, और फिर हम ये भी सोच रहे थे कि मार्केट में लोग जो है वो मशरूम अच्छे से खाते हैं, है ना? तो अच्छा, किसी को मेडिसिनल बेनिफिट वाली बात समझ आई आपकी? नहीं सर, अभी तो मान लीजिए कि इधर जो हम भी एनालिसिस किए हैं उसमें हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है 50% लोग को मशरूम के बारे में पता भी नहीं है कि मशरूम होता क्या हाँ, है, कि मशरूम उसकी किसका कैसे हम लोग कंजप्शन करते हैं ये चीज उन लोग को नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि आप अगर उनको बोल रहे हैं कि मशरूम का ये बेनिफिट होता है, ये खाइए, तो वो मतलब आपके हिसाब से नहीं लेने वाले, क्योंकि उनको कोई और मार्केट में ये भी बोल रहा है कि ये औषधि है, आयुर्वेद में ये दवाई है, ये खा लो, इससे ये बदल जाएगा। तो क्या मशरूम को एक उसके हेल्थ बेनिफिट के कारण बेच सकते हैं? क्या आपने ये चीज पाई? जो अभी तक हम सर समझे उसमें यही समझे कि अभी तो मशरूम का मतलब अवेयरनेस कम है। अगर हेल्थ बेनिफिट वाला तरफ जाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत मार्केटिंग हो सकता है, लेकिन एज ए वेजिटेबल उसको करते हैं तो उसमें हमको प्राइस लो करना होगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, सो ऑल द बडीज आउट देयर, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन मैंने आपको बतलाया भी हुआ है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपके बिजनेस में कोई चीज अलग है जिसको खरीद के लोगों को अच्छा फील होगा और आपकी वैल्यू
मिल जाए, आपका वैल्यू दे जाए, तो उसको यूनिक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो ऑल्टरनेटिव है। पहला कि यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पे जाए कि हम लोग हेल्थ बेनिफिट के नाम पे खेलें, यहाँ पे हमें लो कॉस्ट वाली बात नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा हमारे पास क्या है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब सस्ते में माल बेचो। अब दोनों का थोड़ा अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि दोनों चीजें क्या है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को आप समझते हैं कि हेल्थ बेनिफिट में बेचना है, तो अब आप हेल्थ में किन किन लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। अब आप कम्पीट कर रहे हैं आयुर्वेदा से, आप होम्योपैथिक से, इन सब से कम्पीट कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि हर कोई आयुर्वेदा को कंपटीशन नहीं मानेगा, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है बट इनडायरेक्ट है। अच्छा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंपटीशन में मतलब जानते हैं, एक ये है कि इस प्रोडक्ट को सीधा चैलेंज मिल रहा है किसी प्रोडक्ट से मार्केट में, तो आयुर्वेदा सीधा प्रोडक्ट का वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है, वो एक औषधि है, औषधि का अलग से हेल्थ का बेनिफिट होता है, तो वो एक इनडायरेक्ट कंपटीशन हुआ। और डायरेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, डायरेक्ट कंपटीशन हुआ घिया, कद्दू, लौकी, ये सब हुआ डायरेक्ट कंपटीशन। अब बात करते हैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में क्या नुकसान है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में ये नुकसान है कि आप कभी भी अपना पैसा बढ़ाओगे ना, तो आपका जो कस्टमर है उसका लो स्विचिंग कॉस्ट है। लो स्विचिंग कॉस्ट मतलब देखो कि मुझे निर्भय की संजीवनी से अच्छा एक और मार्केट में आया है जिसका नाम है कुछ भी, वो कुछ भी जो है वो निर्भय से 5 रुपए सस्ता दे रहा है। तो बायर के लिए, जो आपका कंज्यूमर है, उसके लिए बहुत ही लो स्विचिंग कॉस्ट, मतलब उसको बदलने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मशरूम आप जानते हैं जिस तरीके का बिजनेस है, ये लो एंट्री बैरियर वाला है। लो एंट्री बैरियर माने कि ये धंधा कोई भी शुरू कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होने पड़ेंगे। तो मान लें ये बिजनेस ऐसा है जिसका लो एंट्री बैरियर है, और अगर हम इसके अंदर लो कॉस्ट पे चले जाते हैं कि पैसा भी कम देंगे, तो वहां बिजनेस बनाने में हल्का सा, आप खुद बताइए, संकोच है, हल्का सा कोई दिक्कत हो सकता है। तो अगर हम इसका सच में हेल्थ एंगल पकड़ते हैं और एक यूनिक वैल्यू लेकर आगे जाते हैं मार्केट में, हल्का सा आपको लगता है कि चांस बेटर है बेचने का, क्योंकि आप जब उसको बाकी डायरेक्ट कंपटीशन वाली चीजों से बेचोगे, फिर आप कहोगे लोगों को कि देखिए इसका ये बेनिफिट है। तो हो सकता है आपके हेल्थ का जो भी फायदा है, आपके उसके पैकेट पे लिखा हो कि इसमें इतना फाइबर है, इतना प्रोटीन है, इतना फैट है, नो ट्रांस सैचुरेटेड फैट, ये सारी चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि हल्का सा वहां बात ज्यादा, जैसा कि हम उसमें एनालिसिस किए, वो जो मार्केटिंग में आ रहा है, मतलब मशरूम, वो ब्लैंक पैकेट में आ रहा है, उस पे कुछ भी मार्क नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट याद था, तभी मैंने ये बात प्लस पॉइंट ये हमारा होता है कि हम उसको नाम दिए हैं संजीवनी, जिसको हर एक स्टेज के लोग समझते हैं, जानते हैं, अच्छे से पॉपुलर नाम है। तो सबसे पहले वो नाम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आखिर संजीवनी है क्या, उसको ना चाहते हुए भी एक बार तो जरूर परचेज करेंगे। जरूर जब परचेज करेंगे उसमें हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और सर उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे कि इसमें क्या है, कैसे इसका यूज कैसे किया जाए। जब क्वालिटी की बात करते हो ना, तो बात लो कॉस्ट की रहती नहीं है। आप जब अच्छी क्वालिटी देना चाहते हो किसी को, तो आप पहले ही बोल रहे हो कि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं निर्भय, जहाँ पे इंसान का प्रोडक्ट सस्ता होता है, वहां पे क्वालिटी हल्की तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। तो अगर आप संजीवनी नाम देना चाह रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट देना चाह रहे हैं, फिर आप मार्केट में ना 10 रुपए महंगा भी बेचोगे ना, और उसके पीछे उसके हेल्थ बेनिफिट लिखे होंगे, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो खाली पैकेट है, इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें इतना कुछ हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है। तो काफी प्रोडक्ट ना पैकेजिंग के कारण भी बिक जाता है हमारा। सो हम ये वाली चीज को लेकर चलते हैं। अब मुझे मजा आ रहा है सच में बात करके, क्योंकि एक्चुअली में आपने कुछ होमवर्क किया, उसके बेसिस में हमने एक आगे की एक रणनीति बनाई। चलो और बात करते हैं इसके बारे में, जो इन्वेस्टमेंट थी। अब हमें ये सोचना है कि इसमें किस किस चीज का इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक मशरूम का बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या क्या होना चाहिए। कॉस्ट का आपको समझ आ गया, हल्का हल्का अंदाजा लग गया कि यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हुई, आपका हेल्थ बेनिफिट आपने यूनिक वैल्यू पकड़ा, और ये सोचा कि कॉस्ट सबसे सस्ता नहीं करना। आप एग्री करते हो इस बात पे? करते हैं? यस सर। क्योंकि कॉस्ट लो करने से अभी आपने बोल दिया कि 100 रुपए में भी आपको मिल रहा है। एक जेन्युइन रेट लेके चलना होगा, एक जेन्युइन रेट लेकर चलना पड़ेगा, और वो बिल्कुल सस्ता भी नहीं होना चाहिए और बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए। मिड रेंज का प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में लेकर आओ, अपनी क्वालिटी के दम पे बिके। और थोड़ा सा लोगों को लुभावने के लिए क्या करना है, उसकी पैकेजिंग बड़ी सुंदर करनी होगी। पैकेजिंग में 2 रुपए 4 रुपए हल्का सा एक्स्ट्रा लगा देंगे, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, उससे ग्राहक एकदम से पहले ही आपका पकड़ेगा।
ग्राहक नहीं, जो आपका B2B कस्टमर है, B2B वाला जो हमने सोचा था ना अपना जी। सुपरमार्केट हो गए या अपना सब्जी मंडी वाले हो गए, ये भी बोलेगा कि हाँ यार तू ये मुझे दे दो। और एक और स्ट्रैटेजी और हो सकती है, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कि इनकी भी कमीशन बढ़ी सकती है। आप हल्का सा मार्जिन इनको भी दे सकते हो कि अगर आप ज्यादा अच्छा बेचेंगे तो आपको भी हम कमीशन का मार्जिन थोड़ा ऊपर रखेंगे, या और फिर सर हाँ। जो रहा कमीशन के बात पे, तो मैं कमीशन पे भी एक जगह बात किया था, कृषि वन रिसर्च सेंटर है अच्छा। जहाँ से मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। तो जो हमारे वहाँ के शिक्षक हैं जो हमें ट्रेन किए हैं, वो बोले कि आप इसको प्रोडक्शन कीजिए, मैं इसका जितना हो सके मार्केटिंग में आपको सहायता करूंगा। अरे बहुत बढ़िया। और इसमें आपको एक चैन सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ चैन है, क्योंकि हम तो सर अभी इसमें नए हैं, हमको उतना अनुभव नहीं है। हाँ। लेकिन वो लोग बहुत दिन से इसमें इन्वॉल्व है, तो हमको अच्छे से गाइड कर सके। तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज। अगर हम एक ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस मॉडल कैनवस बना के, तो उसमें हम लोग इसको एक की रिसोर्सेज का नाम देते हैं। की रिसोर्सेज मतलब कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज आपके पास है जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। तो आपने अभी जो मुझे बात बोली ना, जो व्यक्ति आपकी इसमें हेल्प करना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज रखते हैं इस चीज की, वो असल में क्या हुए, वो हुए आपके की रिसोर्स। सो ऐसी चीजें हमें इकट्ठी करनी चाहिए है, क्योंकि जब आप धंधा करने निकलते हो ना मार्केट में, आपको अगर ये लग रहा है कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बड़े स्ट्रैटेजिकली, बड़ी सोच विचार से वो लोग इकट्ठे करने हैं जो हमारे को फायदा दे पाए। और कभी कभी ना सारा काम खुद करके कोई फायदा नहीं होता। मान लीजिए उसको आपने 10% कमीशन दे भी दिया, क्या हुआ, 10% आपने उसको दे दिया, बट काम उसका हो गया। अब ना वो मार्केटिंग का झंझट उसका हो गया, अब वो आपका काम संभाल सकता है। तो इसको हमने की रिसोर्सेज के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाना है। रेवेन्यू का आपको हल्का सा अंदाजा लग गया मेरे ख्याल से, आपने 100 से 200 रुपए के बीच में रख सकते हैं अपना। हमने ये अंदाजा लगाया है 100 से 200 के बीच में रखेंगे, है ना, यही आया। तो हल्का सा रेवेन्यू कितना ले सकते हैं, परचेजिंग पावर कितनी है, हमें मालूम चल गया मार्केट में क्या है। अब है खर्चा, खर्चा कितना होगा। अब खर्चा निकालना है। खर्चे के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। आपको मालूम है इस बारे में? यस सर, इक्विपमेंट क्या क्या जैसे मान लीजिए ओस्टर के बारे में ही बात करते हैं, तो ओस्टर में सबसे पहले हमको हस्क चाहिए, जो सर पॉपुलर हस्क है, मतलब इजीली मिल जाता है, वही व्हीट हस्क है, उसको हमको परचेजिंग करना पड़ेगा। फिर एक हमारे पास एक रूम चाहिए जिसमें हम लोग, कितने का होगा वो? सर वही 13 से 14 रुपए किलो, मतलब 1300 से 1400 पर क्विंटल का हिसाब से मतलब पड़ेगा। अच्छा। और एक रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, मान लीजिए आप कहाँ से उठाते हैं, किस लोकेशन से उठाते हैं, वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, उसके अनुसार उसका रेट फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज है कि हम लोग के पास एक रूम होना चाहिए जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल हो। अच्छा, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल रूम हो। हाँ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन, वो सब चीज को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे हमको उस सब चीजों का ध्यान रखना होगा। थर्ड स्टेज है सर, उसमें पॉलीथीन बैग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हैंगिंग मेथड्स आप करते हैं तो कुछ रस्सी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, या आप ट्रे मेथड से करते हैं तो ट्रे बनवाना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग इसको करना चाहते हैं हैगिंग मेथड से ही करेंगे, उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम आता है। अगर आप रेक वाला करते हैं तो फिक्स हो जाता है, और बाद में उस समय उस प्लेस का दूसरे जगह आप यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज है इसमें सर कि उसको जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं तो स्पॉन का जो कॉस्टिंग आता है, स्पॉन हमको अच्छा क्वालिटी का लेना है, और जो रिकमेंडेड एजेंसी है उनसे ही लेना है, मतलब लोकल जगह से हमको स्पॉन नहीं लेना है। ऐसा रिकमेंडेड एजेंसी आपने पता किया है? सर जैसे कि हमने दिव्या रावत को, एक मशरूम गर्ल, उनको भी मैं मेल किया हूँ कि इसके रिगार्डिंग अगर मुझे वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है। और जो स्पॉनिंग का है तो हमारे कॉलेज में RVP सिंह सर हैं, उनका खुद का लैब है, तो वहाँ से मैं, क्योंकि अपने आदमी के पास से स्पॉन लेना मतलब इसमें सही होगा ज्यादा सर। तो इसको भी की रिसोर्स में डाल देते हैं कि आपके पास आपके कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं जो ये काम कर रहे हैं, काम करते हैं, और वो रूरल एरिया में इस पे ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, और उनको काफी अनुभव है इस क्षेत्र का। बहुत अच्छी बात है। तो ये भी आपके की रिसोर्सेज में आ जाएंगे, तो आपके पास अच्छे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो कॉस्ट, अगर अब बात पता क्या है, आपने मेरे को जो भी बात बतलाई ना, इसको अब हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्क्रीट में आना पड़ेगा। आप ये मानिए कि मेरे को आखिरी में क्या चाहिए, मुझे चाहिए है कि हम अगर 1 क्विंटल माल बेचते हैं मशरूम का, तो 1 क्विंटल माल हमने एवरेज निकाल लिया 100 रुपए या 200 रुपए का, जो भी एवरेज रेट में आता है, तो उसका हमने 1 क्विंटल का बना लिया कि रेवेन्यू इतना आया। बट 1 क्विंटल का माल बनाने के लिए खर्चा कितना हुआ, अब मुझे वो जानना है। पूरा 1 क्विंटल का खर्चा कितना हुआ, इसमें आपका, मेरी बात समझिए,
आज तो आप अपना की रिसोर्सेज यूज कर लेंगे अपने सर को या किसी को भी। आज मान लीजिए आज आपका काम हो जाएगा, मार्केट में आप बाहर निकल जाएंगे, बट आपको अंदाजा रहना चाहिए कि आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल रूम है उसका क्या किराया पड़ेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रूम को टेम्परेचर कंट्रोल करते कैसे हैं, कौन सा मशीन है, कौन सा इक्विपमेंट है जिसके कारण वो होता है, CO2 को कैसे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। प्लस जो आपने मुझे बोला कि रॉ मटेरियल जो आ रहा है, अगर आपने बताया जैसे 1300-1400 रुपए किलो आ रहा है, फिर आप बता रहे हैं कि वेरी करता है डिस्टेंस से। तो आप इस वक्त बैठे हैं देहरादून में, देहरादून में सबसे नजदीकी आपको कितने का पड़ रहा है, और अगर आप कह रहे हैं कि दूर वाला जो व्यक्ति है वो 1300-1400 को बेच रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी। तो मैं आपको आज का ये टास्क देने जा रहा हूँ मेरे पे, कि हमें कोशिश करना है कि 1 क्विंटल माल बेचना है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1 क्विंटल बेचना है, इसके लिए हमारा खर्चा कितना हुआ, मुझे ये चाहिए, इसके लिए खर्चा कितना हुआ, टाइम कितना लगा, जो भी कोई लेबर कॉस्टिंग क्या है, क्या है, KPI कहते हैं। KPI मतलब की पॉइंट इंडिकेटर, मतलब कौन सी चीज हमारे बिजनेस को वेरी कर सकती है। आप मान लीजिए कि KPI ऐसा होता है जैसे कॉस्ट कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हुआ, क्योंकि ऐसे चीजों से हमारा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बिजनेस में। तो निर्भय आज का टास्क जी जी ठीक है, बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करेंगे, और वैसे मजा आ रहा है। जी सर, सही है सर, थोड़ा मजा आ रहा है, चलो बढ़िया। तो थैंक यू गाइज, आपने टाइम लगाया हमारे साथ। कल शाम को हम आपसे भी दोबारा मिलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके भी इस तरीके की कोई भी बिजनेस आइडियाज हैं उसमें हम लोग आपके साथ भागीदार बन पाए, और कोशिश करें कि आपके साथ मिलकर थोड़ा सा राइट गाइडेंस दे पाए और आप अपना बिजनेस बना पाए। ठीक है, सो कल मिलते हैं लाइव क्लास में, वरना आप सब लोगों से हम अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू निर्भय, बहुत अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच, बाय।